स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन की COP15 में वार्ताकारों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 30x30 की संज्ञा दी जा रही है। इस समझौते को संज्ञान में रखते हुए 190 देशों ने 2030 तक 30% भूमि और 30% पानी के संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही 2030 तक भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा के साथ विकासशील देशों को जैव विविधता को बचाने के लिए अरबों डॉलर जुटाने पर भी विचार विमर्श हुआ है और इस दशक के अंत तक 200 बिलियन डॉलर जुटाने पर प्रतिबद्धता जताई गई है। बताते चलें, इस समझौते के तहत सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार विमर्श किया गया है। इसके लिए 500 बिलियन डॉलर रकम इकट्ठी की जाएगी। इसके अतिरिक्त गरीब देशों को भेजे जाने वाली धनराशि को 2025 तक प्रत्येक वर्ष 20 अरब डॉलर बढ़ाने के लिए कहा गया है। ध्यान रहे, वन्य जीवों का प्रबंधन, आवासों की बहाली करना और प्लास्टिक समाप्ति भी इस समझौते के तहत शामिल है। हाल में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वित्तीय प्रदर्शन और सौंदर्यीकरण के आधार पर शहरों की एक नई रैंकिंग प्रणाली के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग 2022 के उद्देश्यों की बात करें तो शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन करना, उनकी पहचान करना और उन्हें 3 वित्तीय मापदंडों संसाधन एकत्रीकरण, व्यय प्रदर्शन और वित्तीय शासन प्रणाली के आधार पर पुरस्कृत करना है। ध्यान रहे, इसका लक्ष्य ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना है जिनमें सुधार करके शहरी स्थानीय निकाय अपने ग्राहकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में भारत में नगर पालिका राजस्व GDP के 1% से भी कम है और अधिकांश नगर पालिका अंतर सरकारी हस्तांतरण पर निर्भर है। इस प्रतियोगिता में शहरी और राज्य दोनों स्तरों पर सबसे खूबसूरत वार्डों को सम्मानित किया जाएगा। हाल में कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी बागीर को समुद्री परीक्षण पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। बताते चले, 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई यह तीसरी पनडुब्बी है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा है। ध्यान रहे, बागीर पनडुब्बी को 12 नवम्बर 2020 को लॉन्च किया गया था और फिर 1 नवम्बर 2022 को समुद्री परीक्षण शुरू किया गया था। बागीर पनडुब्बी को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, जिससे नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। स्वदेश निर्मित पनडुब्बियों के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत पहल को भी मजबूती मिलेगी। याद रहे, प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में हो रहा है। पहली पनडुब्बी कलवरी और 5वीं बागीर है। हाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिल्ली में प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधान और नवाचारों को आमंत्रित करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस चैलेंज में समुदाय के पिछड़े और महिला वर्ग पर अधिक ध्यान देना है। साथ ही स्थानीयकृत मॉडल, स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना, बहनीयता, लागत प्रभावी समाधान और बहुक्षेत्रीय विचार और समाधान शामिल किए गए हैं। ध्यान रहे, दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई। यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक है, क्योंकि यह ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी मंच प्रदान करता है। साथ ही स्थायी रोजगार उपलब्ध करा के वित्तीय रूप से सक्षम भी बनाता है। हाल में साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भाषाओं के लिए घोषित किए गए हैं। इनमें 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास और 2 कहानी संग्रह सहित अन्य पुस्तक भी शामिल हैं। बताते चले, पूर्व IAS अधिकारी M राजेंद्र को तमिल भाषा के उपन्यास काला पानी के लिए अकादमी पुरस्कार हेतु चुना गया है। चुने गए लोग इस प्रकार हैं: हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण, अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय, पंजाबी के लिए सुखजीत, उर्दू के लिए अनीस अशफाक, असमिया भाषा के लिए मनोज कुमार गोस्वामी और KB नेपाली को नेपाली भाषा के लिए चुना गया है। याद रहे, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। इससे 22 संवैधानिक भाषाओं और अंग्रेजी तथा राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि और एक पट्टिका दी जाती है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने वाली सांसद सुब्रह्म स्वामी की याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। बताते चलें, याचिकाकर्ता सांसद द्वारा कहा गया है कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसका जवाब आज तक दाखिल नहीं किया गया। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को आश्वासन दिया है कि जवाबी हल्फनामा दायर करने के लिए तैयार है, लेकिन वे संबंधित मंत्रालय के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको राम सेतु का संक्षिप्त परिचय करा दें। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबी पुल जैसी एक संरचना है। स्मरण रहे, प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। इस पुल का निर्माण भगवान राम और उनकी सेना द्वारा किया गया, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु प्रवाल भित्तियों से बना एक रेखीय ब्रिज है तथा यह समुद्र का एक उथला हिस्सा बनाता है, जो अपसादन प्रक्रिया से लगातार प्रभावित भी हो रहा है। यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास पम्बन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट
पर मन्नार द्वीप तक स्थित है। अगर इसके पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से संबंधित लाभ की बात करें तो मन्नार की खाड़ी में थूथुकुंडी और रामेश्वर के बीच कोरल रीफ प्लेटफार्म को 1989 में एक समुद्री जैवमंडल रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। ध्यान रहे, इस क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की 36,000 से अधिक प्रजातियां रहती हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव और रेतीले तटों से घिरा हुआ है, जिन्हें कछुओं के घोंसले के लिए अनुकूल माना जाता है। साथ ही यह मछलियों, झींगा मछलियों, झींगों और केकड़ों के लिए भी प्रजनन स्थल है। इस क्षेत्र में मछलियों की 600 रिकॉर्ड की गई किस्मों में से 70 को व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। यह क्षेत्र पहले से ही थर्मल प्लांटों से निकलने वाले पानी, नमक निर्माण स्थलों से निकलने वाले नमकीन पानी के बहाव और कोरल के अवैध खनन के कारण खतरे में है। अब आपको सेतु समुद्रम शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट का संक्षिप्त परिचय करा दें। यह भारत और श्रीलंका के बीच उथले समुद्री जल में नौवहन मार्ग बनाने के लिए एक प्रस्तावित परियोजना है, जो भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर निरंतर नौगम्य समुद्री मार्ग प्रदान करेगी। यह परियोजना उथले पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का एक प्रस्ताव करती है। 1860 में अल्फ्रेड डी टेलर द्वारा परिकल्पित इस परियोजना को वर्ष 2005 में भारत सरकार की स्वीकृति मिली। यदि यह पूरी होती है तो उम्मीद है कि इससे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच नेविगेशन समय में काफी कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में सरकार को इस परियोजना पर आगे बढ़ने से रोक दिया था और सुझाव दिया था कि सरकार एक वैकल्पिक मार्ग की जांच करे जो राम सेतु को नुकसान न पहुंचाए। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।